गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आरएस सर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से कमेंट करके बताइएगा। देखें, आज आप लोगों को थोड़ा सा अलग से दिखेगा। बाकी कुछ नहीं है, सब लोग वही है, वही साइंस है और वही सर है। आरएस सर ही दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखेगा। कोई नहीं, खैर अपन लोग पॉइंट की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और एक बार आप बोर्ड स्क्रीन पर आइए। देखिए, बोर्ड स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों में ये पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये इंपॉर्टेंस दिखेगा। और ब्लड नामक जो चैप्टर होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां से आप लोगों की एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एंड यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको देने वाला आदमी कौन है इनमें से? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के बीच है, वो है ए ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है बी ब्लड ग्रुप, और बी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ए बी ब्लड ग्रुप, और सी ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है वापिस वही बी ऑप्शन डाल दिया है, और लास्ट डी ऑप्शन दिखा रखा है आप लोगों को, उसमें दिया हुआ है आप लोगों का ओ ऑप्शन। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कंपटीशन की तैयारी करने वाला। आज की डेट में आप लोग इसको गोचू सवाल कह सकते हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आसान सा सवाल है। बच्चा 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला, 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा बता सकता है कि सर्व जो दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन है? वो ओ है। ओ सबको दे सकता है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं प्रेजेंट, इसमें एंटीजन अब्सेंट होते हैं, एंटीबॉडी ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सबको दे सकता है। समझ आई बात? और दूसरी बात, हम आपसे बात करें कि ये ले किससे सकता है, तो ये केवल ओ से ही ले सकता है, लेने की बात है। और ओ नेगेटिव का है तो ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, और ओ पॉजिटिव है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों को ध्यान है, सन 1900 में कॉरलैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है, 2-3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? द डिवाइस टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी मेजरमेंट का पॉइंट से क्वेश्चन है। कुछ डिवाइस होते हैं, उस डिवाइस से किसी ना किसी चीज का मापन किया जाता है, तो उसका आप लोगों से करंट का मेजरिंग पूछा है कि यानी कि विद्युत को हम किस उपकरण से मापते हैं। सबको पता है मापने वाली इकाई तो मापने वाली इकाई तो आप लोगों को पता ही है कि हम इसका इकाई जो होता है वो एमीटर, आप लोग इसका बोल सकते हैं एम्पियर। साइंटिस्ट ने इसको बताया था विद्युत धारा के बारे में इस दुनिया को, इसलिए इसका यूनिट साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए एम्पियर रखा गया। लेकिन ये जो एम्पियर है, आप लोग इसको मापने वाला जो उपकरण पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है, एक ए मीटर लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा, और वोल्टामीटर गलत हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर गलत हो जाएगा। एकदम सही जवाब चला जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये आप लोगों का एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप। इसने स्टीयोस्कोप लिख दिया है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है? द प्रिंसिपल दैट द स्टेथोस्कोप यूज बाय डॉक्टर वर्क इज, यानी जो डॉक्टर्स के द्वारा जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर जो गले में डाल के रखता है, स्टेथोस्कोप जानते हैं आप सब लोग, उसको कहते हैं। और वो आप लोगों के जो मेजरिंग करता है वो हार्ट बीट को करता है, यानी कि धड़कन को मापने का काम किया जाता है। तो हार्ट बीट का मेजरिंग हम किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से करते हैं बच्चा। तो स्टेथोस्कोप की खोज किसके द्वारा हुई थी? ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। स्टेथोस्कोप की खोज करी गई थी रवि रोकी साइंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी? रवि रोकी साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये आप लोगों को पता है कि जिस सिद्धांत पर, जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसके बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकंड है आप लोगों का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, और थर्ड वन ऑप्शन दे रखा है यानी कि अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन, और लास्ट दे रखा है ध्वनि तरंग का अध्यारोपण। ठीक है ना? तो इसका एकदम सही जवाब जो जाने वाला है वो है बच्चा परावर्तन। परावर्तन
यानी परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है कौन? आप लोगों का स्टेथोस्कोप। अब एक तो प्रकाश का परावर्तन होता है, एक ध्वनि का परावर्तन होता है, लेकिन यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपका जवाब आने वाला है ध्वनि का परावर्तन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी आसान सा है, ज्यादा हार्ड है नहीं। पायरोमीटर का प्रयोग, ये पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये पायरोमीटर इज यूज टू मेजरिंग, यानी पायरोमीटर किसको मेजर करने के लिए काम में लाया जाता है या लिया जाता है? तो गहराई मापने में, यानी कि गहराई को आप लोग डीप कहते हैं, डीप को मेजरिंग करने में। आर्द्रता मापने में, आर्द्रता को आप लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता को आप लोग नमी भी कह सकते हैं। आर्द्रता को आप लोग क्या कह सकते हैं बच्चा? नमी, या फिर आर्द्रता, या इंग्लिश वर्ड होता है इसका ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ताप मापने में हम लोग किसका यूज करते हैं? ऊंचाई मापने में किसका यूज करते हैं? तो देखो पहला ऑप्शन गहराई है, तो गहराई का मापन किया जाता है फेदोमीटर से। फेदोमीटर से गहराई का मापन किया जाता है, किससे बच्चा? फेदोमीटर से। नेक्स्ट है आर्द्रता, आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। और नेक्स्ट है आप लोगों का ताप मापने में, बिल्कुल ये सही जवाब चला जाएगा, यानी कि तापक्रम मापने में आप पायरोमीटर का यूज करते हैं। अब ताप मापने के लिए थर्मोमीटर भी यूज होता है, थर्मोमीटर। कौन सा मीटर बच्चा? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर जो होता है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं करता है, ये लो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, नॉर्मली टेम्परेचर। बाकी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उस ताप को मापने के लिए आप लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। बात समझ आए तो बोलिए यस कमेंट में। नेक्स्ट आप लोगों का डी ऑप्शन है, वो है बच्चा ऊंचाई मापने में किसका यूज किया जाता है? तो हाइट को मेजर करने के लिए आप अल्टीमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चा? अल्टीमीटर का। तो समझ में आ गई होगी बात कि पायरोमीटर का हम कहां यूज करते हैं? तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक श्यान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन मस्ट वेस्कोस, यानी इनमें से गाढ़ा लिक्विड कौन सा आप लोगों को ये बताना है। एल्कोहल, पानी, शहद और दूध। तो एकदम सही जवाब जाएगा, इनमें सबसे ज्यादा वेस्कोसिटी रखने वाला, वेस्कोसिटी होता है बच्चा श्यानता। तो श्यानता जो होता है, श्यानता सबसे ज्यादा इन चार ऑप्शन में से शहद की है। तो श्यानता का मापन हम लोग पॉइज में करते हैं, श्यानता को आप लोग विस्कोसिटी करते हैं, और विस्को से आप लोगों का एक मीटर बन जाता है विस्कोमीटर। यानी विस्कोमीटर जो होता है, विस्कोमीटर हम लोग विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मस्ट विस्कोस, यानी कि इसका सही जवाब जाएगा आप लोगों का C1 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसकी? प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? Who discovered the first antibiotic penicillin? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है बच्चा, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार चर्चाओं में रहता है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही जवाब जाएगा इसका क्या? P1 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 9 नंबर का देख पा रहे हैं आप, 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन है। रोगजनक बैक्टीरिया का श्रवण करते हैं, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो बताइए आप लोग किसको सिक्रेट या रिलीज करते हैं? तो एंटीजन, प्रतिरक्षी तंत्र को, हार्मोन्स को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आप लोगों का इम्यून सिस्टम। सही जवाब क्या जाएगा? B1 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा लोग। एक चम्मच जो पानी में झुका हुआ लगता है किसका उदाहरण है? स्पॉन विच सीम्स टाइटेड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लीज आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए सर। इसका सही जवाब क्या होगा? व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, परकिनन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सही जवाब क्या जाएगा? एक चम्मच जो पानी में आपको झुका हुआ दिख रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आप लोगों को पता है ये भ्रम होगा, एक आप लोगों का भ्रम है, वो सीधा चम्मच है, वो सीधा ही है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है,
वो है नहीं जैसा दिख रहा है वैसा। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जहां भ्रम है वहां अपवर्तन है। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा नहीं दिख रहा है वैसा है। यही क्या है आप लोगों का अपवर्तन। जैसे कि तारों का टिमटिमाना आप लोगों का अपवर्तन की घटना है। सूर्य का उगते डूबते समय बड़े आकार का प्रतीत होना अपवर्तन है। लेकिन आप ध्यान रखना, उगते डूबते समय वो लाल कलर का भी दिखता है, वो अपवर्तन नहीं है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बच्चा, यानी फर्किनन। तो आप सब लोगों को इसका जवाब करना है अपवर्तन। यानी अपवर्तन की वजह से एक चम्मच जो पानी में झुका हुआ दिख रहा है, उसका कारण है अपवर्तन। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स या अनकरेक्ट। इनमें से 4 स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है जो एकदम गलत है, वो सही नहीं है। तो आप लोगों को बताना, ध्वनि रेखीय रूप में यात्रा करती है, साउंड ट्रेवल लाइनर, यानी एकदम सीधी और सरल रेखा में जाती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, जहां तक है एकदम सही बात है। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा एक रूप है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। साउंड इज ए फ्रॉम ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। साउंड एक ऊर्जा का ही एग्जाम्पल है। ध्वनि निर्वात में तेजी से यात्रा करती है, बिल्कुल बच्चा ये गलत लाइन है। निर्वात में तो साउंड चलता ही नहीं है, निर्वात में साउंड का ट्रेवलिंग संभव नहीं है, क्योंकि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। यानी साउंड एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगे कहां ट्रेवल कर सकती है? ठोस, द्रव और गैस, तो इन तीनों में ही ट्रेवल कर सकती है। निर्वात में साउंड जो ये आप लोगों का है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री है एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। तो आप लोगों को ये चीज बच्चा ध्यान रखना है। इसमें गलत ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब जो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगी ये लाइन, सही जवाब जाएगा C1 ऑप्शन। ध्वनि तरंग में गमन करती है, बिल्कुल एक तरंग के रूप में गमन करती है। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का है, यानी ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ पेंटोज सुगर, हेक्सो सुगर, और C1 ऑप्शन है टेट्रोज सुगर, और लास्ट वन ऑप्शन है आप लोगों का डायोज सुगर। तो बच्चा जिसके साथ आप लोगों को पता है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6, यानी C6H12O6 क्या है कि फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज का क्या है बच्चा? केमिकल फॉर्मूला है। आप सब लोगों को पता है केमिकल फॉर्मूला, तो आप लोग जानते ही है ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसका सही जवाब जाएगा आप लोगों का जवाब जाएगा हेक्सोस सुगर है ये। ग्लूकोज किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं? तो ये आप लोगों के मोनोसेकेराइड टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित करता है, यानी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, यानी सौर ऊर्जा जो है उसको एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और कोई नहीं। तो इसका एकदम देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों के शरीर में होता है, और एटीपी जो ग्लूकोज वगैरह उसको एटीपी के रूप में तोड़ने का काम आप लोगों को पता है। हम लोगों को एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका सही जवाब जो जाना है, सौर ऊर्जा को एटीपी के रूप में कौन बदलता है? क्लोरोप्लास्ट। जवाब क्या जाएगा बच्चा? क्लोरोप्लास्ट, यानी B1 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किसका आइसक है? बॉक्साइट इज द ओरिजिन ऑफ, सो फर्स्ट ऑप्शन मरकरी यानी कि पारा, इसका मरकरी पारा। दूसरा ऑप्शन है चांदी यानी सिल्वर, और नेक्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जानता है आज की डेट में बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का आइसक होते हैं, यानी वे खनिज जिनमें धातुओं को सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे खनिज को आप लोग क्या कह सकते हैं? आइसक कह सकते हैं। तो बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का क्या होता है? आइसक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट सवाल भी यही है, तो देखिए आप जल्दी से आंसर करिए। कितना बच्चों वाला सवाल है, कितना आसान सा सवाल है। आज की डेट में ये सवाल पूछते पूछते बूढ़ा हो गया है सर, आज की डेट में ये सवाल पूछते पूछते बूढ़ा हो गया है। किसे लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? विच इज द नाउन एज लाफिंग गैस? सो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर, CH4। तो ये तो नहीं होगा बच्चा, ये तो गलत हो जाएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये भी नहीं होगा।
और इसके बाद है N2O, बिल्कुल ये सही जवाब जाएगा। N2 होता है बच्चा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो आप लोगों के लाफिंग गैस होता है NO2। NO2 होता है बच्चा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो आप लोगों को पता है एक एसिटिक नेचर रखने वाली गैस होती है। ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होती है। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। इस तरीके के हम छोटे छोटे सेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोगों को यदि ये चीजें समझ में आ रही है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।